Good morning, 10th class. In chapter 4th, we start a new topic, that is a small scale industries predominate. Predominate जो है इसका वर्ड का मतलब होता है जो पैलेंटी ऑफ, यानी काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी नंबर्स में। तो देखिए यहाँ फैक्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन जो है उसके 3 लेवल होते हैं: कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड देन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। कॉटेज इंडस्ट्री में जो फैमिली के कुछ वर्कर्स हैं सिंपल टूल्स का यूज़ कर रहे हैं और उससे प्रोडक्शन करते हैं। यहाँ हम लोग जो गुड्स की बात करेंगे वो है आपके क्लोथ। इस पूरे पैराग्राफ में क्लोथ प्रोडक्शन से रिलेटेड यानी वीवर्स के बारे में बात करेंगे। तो कुछ वीवर्स क्लोथ का प्रोडक्शन जो फैमिली के मेंबर्स मिलकर करते हैं। ज़्यादातर ये लो क्वालिटी के प्रोडक्ट बनते हैं इससे, और ये कॉटेज इंडस्ट्री में। स्मॉल स्केल में जो है उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, काफ़ी जो है वो 20, 30, 50 जो पर्सनस है वर्कर्स वहाँ वर्क करते हैं। सिंपल टूल्स वगैरह का यूज़ करते हैं, लेकिन उससे थोड़े बेटर होते हैं कॉटेज से। और जो लार्ज स्केल है उसमें फैक्ट्रीज़ में जो वर्क किया जाता है वहाँ पर काफ़ी जो है नंबर्स में वर्कर्स काम करते हैं। इवन जो भी टूल्स और ये मशीनरीज़ है वो सब ऑटोमेटिक होती है। वो लोग वहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, या फिर अगर हम लोग पास्ट की टाइम की बात करें तो स्टीम जो है उससे वो चलती थी, स्टीम इंजन के तौर पे। तो यहाँ पर हम लोग स्मॉल स्केल की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने इससे पहले बात की थी कैसे जो हमारे कई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने ओपियम ट्रेड से और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने कई लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज़ सेटअप की गई। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है काफ़ी लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज़ सेटअप हुई, और हमारे यहाँ पर भी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी बिगिनिंग हुई। लेकिन इस लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज़ के स्टार्ट होने से भी इसका मतलब ये नहीं कि इससे हमारे यहाँ पर स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्रीज़ है उनका जो इम्पोर्टेंस है ख़त्म हो गई। क्योंकि ये जो लार्ज स्केल की जो इंडस्ट्रीज़ है वो इंडियन इकोनॉमी में उसका जो परसेंटेज है वो बहुत ही स्मॉल है। अगर हम लोग देखें तो 1911 तक 67% जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ थी वो ओनली सी बंगाल और बॉम्बे में। ये सब लोग मॉडर्न सिटीज़ थी, ये सब यहाँ पोर्ट्स थे, यहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड होता था, और यहाँ पर ब्रिटिश जो है वो कॉलोनीज़ थी। ये रीज़न कि सिर्फ 67% जो प्रोडक्शन हो रहा है वो सिर्फ ओनली बंगाल और बॉम्बे से हो रहा है। बाकी जितना भी प्रोडक्शन हो रहा था 67 के जो है अलावा जो वो सारा जो है स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्रीज़ है उसी से उसके थ्रू ही हो रहा था। और अगर हम लोग वर्क फोर्स की बात करें, लेबर्स की अगर बात करें, तो लेबर्स भी जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी कम है। 1911 में ओनली 5% जो वर्कर्स थे वही इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में जो है इंगेज थे, और 31 तक ये परसेंटेज सिर्फ 10% था, सिर्फ 10%, यानी 90% तक जो वर्कर्स थे वो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें वर्क करते थे। तो ज़्यादातर जो वर्कर्स थे जो स्मॉल स्केल्स में थे वो जो है एलेज और बाइलेंस यानी गली और मोहल्लों में काम करते थे। वहाँ से जो पासर बाई यानी जो भी पैसेंजर जाते थे उनको वो नज़र नहीं आते थे, क्योंकि गली खो जो है जगह में, गलियों में, मोहल्लों में कई जगह ऐसे छोटे छोटे लेवल पे कारखाने थे, उनमें ये वर्क किया जाता था। और वो हमें फैक्ट्री और इनकी तरह इतने बड़े नहीं होते थे कि फैक्ट्री की तरह दूर से नज़र आएँ और वहाँ पर काफ़ी चहल कदमी हो। अगर हम लोग देखें तो 20th सेंचुरी में ये जो हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्शन है, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन जो जिसको हैंड से बनाया जाता है, बाय हैंड मैनुअल जो बनाए जाते हैं, इसके में काफ़ी प्रोग्रेस हुई। इसका प्रोडक्शन भी काफ़ी बड़ा है, और इसमें जो अगर हम लोग देखें तो हैंडलूम जो है यानी ऐसे कई इनोवेशंस हुए जिससे इसकी जो स्पीड बढ़ी है। साथ ही साथ में एक चीज़ ये भी है कि इसी समय में जो है जो चीप मशीन मेड जो थ्रेड थे उसने स्पिनिंग जो इंडस्ट्रीज़ है उसको ख़त्म कर दिया। अब चीप मशीन मेड थ्रेड है यानी धागे जो है वो मशीनों से बन रहे हैं, वो एक तो काफ़ी ज़्यादा जो है उसका प्रोडक्शन हो रहा है, और साथ साथ में उसकी क्वालिटी भी काफ़ी बेटर है। इस कारण से जो वीवर्स स्पिनिंग में लगे हुए थे, जो थ्रेड बनाते थे स्मॉल स्केल के, वो अब जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे।
लेकिन फिर भी जो है कई वीवर्स थे, उन्होंने इस जो प्रॉब्लम में भी अपने आप को जो है फेस किया, इस प्रॉब्लम को अपने आप को बनाए रखा, और उन लोगों ने जो है वीविंग के जो है वो काम शुरू रखा, बुनाई का काम, कपड़े बनाने का। स्पिनिंग का काम तो करीब करीब जो है वो मशीन मेड ही हो रहा है, लेकिन जो वीविंग का जो काम है, कपड़े बुनने का जो काम है, क्लोथ प्रोडक्शन का काम है, उसमें अभी भी जो है सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का ही। इवन अगर हम देख सकते हैं जो हैंडलूम्स हैं, अब देखिए एक तो होता है हैंडलूम और एक होता है पावर लूम। देखिए वो मशीन्स जिसे क्लोथ बनाया जाता है, वीविंग का जो काम है, देखिए नाम आएगा आगे फ्लाइंग शटल। ये फ्लाइंग शटल वीविंग का काम करती है, कपड़े बुनने का काम करती है। अगर फ्लाइंग शटल मैनुअली चलाई जाती है, हाथों से चलाई जाती है, तो वो हैंडलूम है। और अगर वो फ्लाइंग शटल, वो मशीन है, वो पावर से चलाई जाती है, यानी स्टीम इंजन से चलाई जाती है, तो उसको हम लोग पावर लूम्स कहते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो 20वीं सेंचुरी में जो हैंडलूम है, तो हैंडलूम और पावर लूम, हैंडलूम का मतलब मैं यहाँ पर स्मॉल स्केल की है, और मैं अगर पावर लूम कह रहा हूँ तो इसका मतलब पावर लूम कहाँ होते हैं, लार्ज स्केल में, जो स्टीम इंजन से चलते हैं। वहाँ पर सिर्फ एक ऑपरेटर चाहिए जो उसको ऑन और ऑफ़ करे या स्पीड कम ज़्यादा करे। तो 1900 से लेकर 1940 यानी इन 40 ईयर्स में जो प्रोडक्शन है क्लोथ का वो ट्रिपलिंग यानी ट्रिपल हो गया, 3 गुना बढ़ गया। किस में? हैंडलूम में। और क्यों? क्योंकि पहले ये बहुत ही सिंपल टूल्स का यूज़ किया जाता था हाथों से, फिर धीरे धीरे इसमें कुछ और ज़्यादा न्यू इनोवेशंस हुए, उन इनोवेशन से इनकी स्पीड काफ़ी बढ़ी है। अब ये लिखा है हाउ डिड हिज हैपन, ये कैसे हो पाया, कैसे जो है 1900 से 1940 तक जो लार्ज स्केल जो प्रोडक्शन वो इंक्रीज़ हुआ है। और उसका एक ही रीज़न है टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस है, कुछ ऐसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए जिससे जो है प्रोडक्शन इम्प्रूव हुआ है और कॉस्ट को भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो प्रोडक्शन के इंक्रीज़ होने और कॉस्ट के कम होने से क्या होता है, प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है, और जब प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है तो वो इंडस्ट्रीज़ भी जो है फ्लो करती है। और इसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट जो इनोवेशन है वो आपके सेकंड डेकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी के सेकंड डेकेड्स यानी 1920 और 25 में फ्लाइंग शटल। देखिए यहाँ पर साइड में न्यू वर्ड्स में लिखा है फ्लाइंग शटल क्या करता है, जिसमें जो धागे पिरोए जाते हैं, एक जो धागे होते हैं, एक सेट होता है धागों का 5, 6, 10, वो हॉरिजेंटल होते हैं, और बाकी जो धागों का जो सेट होता है वो वर्टिकल होते हैं। ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल जो धागे होते हैं, जो उनको ये फ्लाइंग शटल आपस में बुनती है, तो वो कपड़ा बन जाता है, वो धागे आपस में बुनकर कपड़े बन जाते हैं। ये काम फ्लाइंग शटल का होता है। अब फ्लाइंग शटल को मैं हाथ से चला रहा हूँ, और वो हाथ से चलने से वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल धागों को आपस में बुन रही है, तो वो होगी हैंडलूम। और अगर वो जो है स्टीम इंजन से चल रही है और फिर वो बुनाई कर रही है, तो फिर वो पावर लूम है। तो ये फ्लाइंग शटल है, इसके कारण जो है जो ये लूम्स है, इन लूम्स में जो वीविंग का जो काम है वो काफ़ी इजी हो गया था। इससे जो पर पर्सन जो है, पर वर्कर जो प्रोडक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज़ हुई। अब एक वर्कर ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता था, इससे प्रोडक्शन की स्पीड काफ़ी बढ़ गई थी। और जो लेबर जो था उसको भी अब रिड्यूस, अब इतनी ज़्यादा लेबर की भी ज़रूरत नहीं थी। तो इससे ये हुआ कि ये जो मशीन्स थी ज़्यादा कॉस्टली नहीं थी, इससे प्रोडक्शन भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ, और ये लेबर के कंपैरिजन ज़्यादा अच्छी थी, एक सिंगल लेबर जो अकेला काम करता है। तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने के कारण कॉस्ट काफ़ी कम हो गई, और इसके कारण इसका जो मार्जिन है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ। यही रीज़न है कि इस तरह की जो फ्लाइंग शटल्स है, स्पेशली जो है आप देख सकते हैं 1941 में 35% जो ये हैंडलूम्स हैं वो जो त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल यहाँ पर है। 1941 तक 35% जो हैंडलूम्स है वहाँ पर ये फ्लाइंग शटल लगे हुए थे, फ्लाइंग शटल से ही प्रोडक्शन होता था। और ये जो मैंने प्लेसेस बताए त्रावणकोर, मद्रास वगैरह, यहाँ तो 70 और 80% जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ फ्लाइंग शटल से ही होता है। इसके अलावा भी कई स्मॉल इनोवेशंस थे जिसने भी उन जो वीवर्स है, जो वर्कर्स है, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ की, जिसके कारण वो जो है मील जो है, फैक्ट्रीज़ जो है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, उनके साथ में वो कंपटीशन कर पाए। अब अगर हम लोग देखें वर्कर्स की बात करें, तो वर्कर्स में कुछ ऐसे वर्कर्स हैं जिनकी कंडीशन काफ़ी बेटर थी,
और कुछ ऐसे भी वर्कर्स हैं जिनकी कंडीशन ज़्यादा इतनी बेटर नहीं थी। प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने के साथ साथ भी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि सबकी कंडीशन अच्छी रहे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ कई ऐसे वीवर्स थे जो कॉर्स जो क्लोथ है, यानी थोड़ा मोटा कपड़ा जो है, घटिया क्वालिटी का जो कपड़ा है, और कुछ फाइन जो वैरायटीज़ के जो कपड़े बुनते थे। जो क्रॉसर जो क्लोथ होते थे, मोटे कपड़े का जो होता था, मोटा कपड़ा मोटी बुनाई वाला है, ये ज़्यादातर पुअर फैमिलीज़ के जो लोग रहते थे। और जो पुअर फैमिलीज़ के लोग होते थे, इनकी डिमांड जो है वो फ्लक्चुएटेड होती रहती थी, कभी कम और कभी ज़्यादा होती रहती थी। और वो रीज़न था कि क्योंकि ये लोग एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर पे डिपेंड होने के कारण कई बार हार्वेस्ट जो है वो क्रॉप फेलियर हो जाता था, फेमाइन भुखमरी फैल जाती थी। उस कंडीशन में इनकी इनकम काफ़ी कम हो जाती थी। इनकम कम होने के कारण ये क्लोथ और इस तरह की चीज़ें हैं उस पर एक्सपेंडिचर नहीं करते थे, तो इसका इम्पेक्ट इन वीवर्स पे भी पड़ता था। लेकिन कई ऐसे भी वीवर्स थे जो फाइनर वैराइटीज़ जो है, अच्छी क्वालिटी की जो क्लोथ है वो बनाते थे, और उनको ज़्यादातर जो है वो रिच फैमिलीज़ के जो लोग हैं वो ख़रीदते थे। और ऐसे ही जो रिच फैमिली के, साउंड फैमिली के जो लोग थे, इनके ऊपर इस तरह के फेमाइन वगैरह का असर नहीं पड़ता था। फेमाइन या किसी भी तरह के जो है बैड कंडीशन में भी ये लोग जो है वो इन फाइन जो क्लोथ है इनकी डिमांड करते थे। इसमें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो बनारसी जो साड़ीज़ है, जो बालूचारी जो साड़ीज़ वगैरह हैं, ये काफ़ी कॉस्टली साड़ीज़ होती थी। इसमें हाथ का काम होता था, कढ़ाई का काम होता था, और काफ़ी कॉस्टली होने के बावजूद भी जो रिच फैमिलीज़ थे वो ख़रीदते थे। उनकी जो डिमांड है फ्लक्चुएटेड नहीं होती थी, उनकी डिमांड कांस्टेंट रहती थी, और इस पे मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा होता था। तो वो वर्कर्स जो इस तरह के फाइन वैराइटीज़ बनाते थे, उनकी कंडीशन हमेशा अच्छी रही। लेकिन वो वीवर्स जो कॉर्सर क्लोथ बनाते थे, उनकी सिचुएशन में अप डाउन चलता रहता था। यानी अगर वीवर्स भी देखें तो अलग अलग वीवर्स है, उनकी कंडीशन भी अलग अलग है। इसके अलावा जो है ये अगर हम लोग देखें जो फ़ाइन क्वालिटी की बनाते थे प्रोडक्शन, इसमें अगर देखें तो कई ऐसी साड़ियाँ थी, जैसे बनारसी साड़ी, इसका जो बॉर्डर होता था वो काफ़ी बुनाई वाला काम होता, उसमें अलग से बुनाई की जाती थी, बॉर्डर पे काफ़ी वर्क होता था, हैवी वर्क है। इसके अलावा जो मद्रास है, मद्रास की जो फेमस जो लुंगीज़ वगैरह हैं, हैंडकरचीफ्स जो है, रुमाल्स वगैरह हैं, वो मद्रास के काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे। और वो मील में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मील एक जैसा ही प्रोडक्शन करती है। वो एक सिमिलर जो प्रोडक्शन को जो है थाउजेंड्स की क्वांटिटी में वो प्रोडक्शन कर सकती थी, लेकिन उसमें वो वैराइटीज़ नहीं ला सकती थी। जबकि ये हैंडलूम्स जो थे वहाँ पर जो है क्लोथ है, उनका प्रोडक्शन तो लार्ज लेवल पर नहीं होता था, लेकिन उसमें वैराइटीज़ काफ़ी थी। और ज़्यादातर ये जो रिच सेक्शन के जो लोग थे, उनको ये वैराइटीज़ ही चाहिए थी। यही एक रीज़न था कि अगर देखें तो इस टाइम पीरियड में भी जहाँ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ ने ग्रो किया, वहाँ पर भी अभी तक जो है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज़ की है। अगर हम लोग प्रोडक्शन की बात करें, इसमें जो लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज़ का जो रोल है वो काफ़ी लिमिटेड है। 20वीं सेंचुरी के बाद में अगर हम लोग कहें तो ये जो बेनिफिट है वो सभी क्राफ्ट पर्सन और जो वीवर्स को नहीं मिला है। सभी को हम लोग नहीं कह सकते वो प्रॉस्पर थे, उनकी इसके फ़ायदे हुए। जो वर्कर्स फैक्ट्रीज़ में भी काम करते थे, उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि अब उनकी लाइफ जो है वो और हार्ड हो गई है। उनके जो वर्किंग आवर्स बढ़ गए, 8 और 10 आवर्स उनको काम करना पड़ता था। हॉलीडेज़ मिलते नहीं थे, वेजेस कम होते थे। वेजेस कम होने के कारण ये ज़रूरी था कि रोज़ काम करो, 30 डेज़ काम करो, 365 डेज़ काम करो, ताकि आपको ज़्यादा इनकम मिल सके। और इस कंडीशन में उनकी जो पर्सनल सोशल लाइफ है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। जो वर्कर्स फैक्ट्रीज़ में थे, और फैक्ट्री में नहीं भी थे तो स्मॉल स्केल में भी थे, तो प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ में इनका वर्कलोड भी इन पे काफ़ी बढ़ा, इन वीवर्स का, और इसके कारण भी इनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हुई। वेजेस बढ़े, लेकिन इनके पास में इनके फ्री टाइम इनको मिलना बंद हो गया। वर्कलोड इतना ज़्यादा था, इतने वर्कर्स की ज़रूरत थी कि इवन फीमेल और जो बच्चे हैं उनको भी काम में लगाया जाता था अलग अलग स्टेजेस में। तो इस तरह से हम देखें तो ये जो टाइम है वो इतना इजी नहीं था वर्कर्स के लिए। वर्कर्स को कई जो लेवल्स पे, कई स्टेजेस पे, कई तरह की जो प्रॉब्लम्स है उनको फेस करना पड़ रहा था। थैंक यू।